जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो क्वेश्चन बैंक जो जैक ने जारी किया है उसी का हम आज फर्स्ट चैप्टर का आगाज करने वाले हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप पूरी देखिएगा और इसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, हम इसी पर चर्चा करेंगे। ओके, इससे पहले संख्या पद्धति के बारे में हम लोग यहाँ पर जो मेन टॉपिक जो होता है प्रश्न देखने से पहले मुख्य जो उसका हथियार है पहले उसको हम तैयार कर लेंगे, राइट। तब जाकर के हम यहाँ पर पुनः हम जब प्रश्न की एंट्री करेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां पर उसको क्या कर सकते हैं और बेहतर हल कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है, यानी गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शॉर्टकट में याद रखिए, गिनती वाली संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो अनंत तक संख्याएं जाती है, इन्फिनिटी तक संख्याएं जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, राइट। अब प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यानी 1 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको नेचुरल नंबर। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या की हम लोग बात करें तो पूर्ण संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जो 0 से 0 से प्रारंभ होती है और 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी होल नंबर बोला जाता है, राइट। यानी वैसी संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। ओके, अब हम लोग पूर्णांक की बात कर लेते हैं कि पूर्णांक किसको कहेंगे। ओके, पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक। ओके, तो पूर्णांक वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है? संग्रह होता है, यानी इसमें धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक की संख्याओं के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। ओके, अब आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। अब रही बात धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें प्लस का चिन्ह लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। अब ऐसी संख्या जिसमें माइनस का साइन लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ओके, जैसे -2, -3, +4, 4, 3 ये सब क्या है? यह एक प्रकार का ये जो है आपका पूर्णांक है। ओके, क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं देखने को मिलती है। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये आपका परिमेय संख्या की। ओके, यानी परिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे? परिमेय संख्या की हम लोग बात करें तो वैसी संख्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, यदि Q बराबर 0 रहेगा तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम लिखते हैं 2 और 2/0 लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं है। 2 अगर -1 लिखते हैं तो यह एक परिमेय संख्या है। ओके, 3 यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 3 के नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो परिमेय जो संख्या जो होता है वह जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ओके, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0।
और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हुआ 2 बटा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर होता है p, ओके, और नीचे होता है q, यानी q बराबर नहीं होना चाहिए 0 और q बराबर 0 है, इसलिए यहाँ पर जो है 2 बटा 0 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम यहाँ सिर्फ 2 लिखें तो 2 क्या परिमेय संख्या है? तो सिर्फ 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, राइट। इसी तरह से अगर हम बोले 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे एक छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर 0 एक परिमेय संख्या होगा, राइट। अब परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया, ओके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इससे अपरिमेय संख्या की चर्चा कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ओके। तो अपरिमेय संख्या के बाद इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर √2 लिखें तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 पॉइंट डॉट 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 करके आएगा, ओके। यानी इसकी जो इन्फिनिटिव मान आएगी, तो जिस संख्या की इन्फिनिटिव मान आती है, अगर कोई संख्या रूट में है, ओके, और उसका मान इन्फिनिटिव आती है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, राइट। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या आखिर कहते किसको है, राइट। यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या है, ओके, यानी रियल नंबर, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यानी जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर -15, -3, 4, 14, 25, ओके, 22 बटा 7, ये सब क्या है? √2, ये सब क्या है? यह एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया। वास्तविक संख्या जिस संख्या को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए ये होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन होता है। और इस नंबर लाइन पर अगर हम किसी संख्या को अगर हम दर्शाएंगे, ओके, दर्शाया जा जिस संख्या को दर्शाएंगे तो संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, उसको रियल नंबर बोलेंगे, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की पहचान, इनके बीच अंकगणित की सक्रियाएं। अपरिमेय संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की ध्यान रहे, अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? अधिकतर रूप के रूप में विद्यमान होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सक्रिय में से एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर हम 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी 2 जो है हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणन किया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको उदाहरण कुछ दिया गया है, ये सब एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, ठीक है। तो दोनों मिला करके क्या जो इक्वल में दिया हुआ है वह एक परिमेय और अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पर अब देखिए आपका आता है परिमेयीकरण, ठीक है। अब परिमेयीकरण क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे कि परिमेयीकरण एक
अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया परिमेयकरण क्या है? एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है, यानी अपरिमेय को परिमेय में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं, राइट, ये चीज आप समझ गए होंगे, ओके। यानी परिमेयकरण को, परिमेयकरण का मतलब हुआ कि अपरिमेय को परिमेय में बदलना, ओके। यानी अब हम देखते हैं कि परिमेयकरण कैसे करते हैं, ओके। क्या हम लोग परिमेयकरण कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर √2 दिया हुआ है, ओके, और इस संख्या जो यहाँ पर हमेशा इसको कहा जाता है हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेय, ये आपको याद रखना है। परिमेयकरण का मतलब याद रखना है कि हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, ओके, हरों का परिमेयकरण याद करना है। यानी ऊपरला उसको बोलते हैं, ऊपरला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। अब यही हर जो है इसी का हम लोग परिमेयकरण करते हैं, ओके। इसी को क्या किया जाता है, इसी को हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। समझ में आ गया? इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है परिमेयकरण। जैसे कि यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं और यहाँ पर गुणा लिखते हैं, 1 अगर हम √2 लिखते हैं, तो ये जो हरों का परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे जो √2 है वही संख्या को हम नीचे ऊपर से भी गुणा करेंगे। यानी नीचे √2 है तो ऊपर भी हम √2 लिखेंगे और नीचे भी √2 से हम गुणा कर देंगे, राइट। इस तरह से ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा √2 हो गया, और 2 से 2 में करेंगे तो क्या गुना, अगर √2 से 2 में गुणा करते हैं तो मेरा √4 प्राप्त होता है, ओके। और इस तरह से √2 और कितना हुआ, 4 का वर्गमूल होता है 2। इस तरह से ये हरों का परिमेयकरण आपका तैयार हो गया। परिमेयकरण आपको समझ में आ गया। परिमेयकरण क्या है? अपरिमेय संख्या को परिमेय में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ घातांकीय निरूपण है, ये फॉर्मूला को आप अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला ही नहीं रहेगा तो आप प्रश्न को हल करने में आपको दिक्कत हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि ये जो घातांकीय के नियम है, घातांक के नियम है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि हम यहाँ पर कुछ लिख पाएंगे, अगर a की पावर m रहेगा, ओके, गुना a की पावर n रहेगा, तो इसका जो वैल्यू होता है, अगर आधार बराबर है तो पावर जुड़ता है, ये दोनों का करेगा जुड़ जाएगा, यानी a की पावर m प्लस n होगा, ओके। क्योंकि युद्ध में उतरने से पहले हमें हथियार की जरूरत होती है, तो पहले हम हथियार तैयार करेंगे, ओके। तो हथियार क्या है, मेरा ये सब आपको दिख रहा है, ये सब आपका हथियार है, तो पहले इसको तैयार करिए, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगर पावर के पावर रहेगा, जैसे a की पावर m रहेगा, अब इसका ही पावर m रहेगा, तो सॉरी यहाँ पर m रहेगा, ठीक है, m रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, a की पावर m n हो जाएगा, राइट। समझ में आ गई बात? इस तरह से यदि आपके पास अगर रहेगा a की पावर m रहेगा बटा a की पावर n रहेगा, आधार बराबर रहेगा और वह बटा में रहेगा, तो पावर का घटता है, यानी a की पावर m माइनस n होगा, ओके। इस सारे फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे, ताकि हमें प्रश्न आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको हल करने में सुविधा होगा, राइट। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पावर क्या होगा, घट गया। अगर मेरे पास इस तरह का रहेगा, प्रश्न आएगा कि a की पावर अगर आधार बराबर, आधार अलग अलग रहेगा, पावर बराबर रहेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, a की पावर m हो जाएगा, b की पावर m रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ab के दोनों की पावर क्या होगा, m।
ये दोनों को गुना करके और जो दोनों में से कोई वो पावर को यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है। तो इस तरह से ये जो है आपका फॉर्मूला कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए और बी यहाँ पर एक प्रकार आधार है, संख्या है। ठीक है, और एम और एन यह घातांकीय रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन आपको यहाँ प्रश्न में एम की जगह पर घातांकीय रूप मिलेगा, घातांकीय रूप को समझना है एम एन की जगह पर, और यहाँ पर ए और बी की जगह पर वहां पर कोई संख्या। ओके, यानी कोई आधार को समझना है। राइट, इस तरह से ये जो होता है आपका समाप्त। और यहाँ पर आप एक और चीज समझ लीजिए, ये चीज आपको समझा चुके हैं हम, ये चीज समझा चुके हैं कि यहाँ पर अगर ए की पावर अगर एम रहेगा और ए की पावर एम रहेगा तो क्या होगा, अगर आधार बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, यानी ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग एंट्री लेते हैं प्रश्न की, है ना। और प्रश्न हम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न को देखेंगे। ओके, तो सारे प्रश्न, सारे जो अभी फॉर्मूला हम जो बताएं और जो भी मेन चीज बताए हैं संख्या उत्पत्ति से संबंधित, ओके, इसको आप अपने नोट कॉपी में राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बहुत जल्द लेकर इसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि 9th क्लास में जो 9th क्लास में प्रश्न पूछता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पे पूछता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। राइट, जिससे कि आपका एग्जाम जो है बेहतर हो सके। चलिए, और मुझे बताइएगा कि आया वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।